अचानक ऐसा लगा जैसे समुद्र का सारा कूड़ा कचरा तूफान बनकर पूरी दुनिया में फैल गया हो। एक पल में पूरा शहर अफरा तफरी में बदल गया। चारों तरफ उड़ता कचरा और लोगों की चीख पुकार मिलकर ऐसा माहौल बना रही थीं जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि 114 साल पुराना टाइटैनिक एकदम सड़क के बीचों बीच प्रकट हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें मछली पकड़ने वाले ग्रुप को दिखाया जाता है। समुद्र शांत था और एक मछुआरे ने पानी पीकर प्लास्टिक की बोतल को समुद्र में फेंक दिया, और जैसे ही मछली पकड़ने का जाल ऊपर खींचा गया तो अंदर से भयानक चीख निकली, जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जाल में कोई भयानक जीव फंसा हुआ है। तभी सीन कट होकर नजदीकी तट पर आता है, जहां एक पूरी स्पेशल मिलिट्री टीम गांव में उतरती है। घंटों की जांच पड़ताल के बाद उन्होंने आखिर वो चीज देखी जिसकी वजह से उन्हें बुलाया गया था। फिशरमैन द्वारा पकड़ा गया रहस्यमयी समुद्री जीव। उन्होंने सोचा था कि उसे मारकर वे पैसे कमा सकते हैं, इसलिए वे उस जीव की लाश को गांव ले आए। पुराने किस्से कहानियों में इसे समुद्री दानव कहा जाता है। इस जीव का नाम है सी डेमन यानी या जल दानव। लेकिन मिलिट्री इस समुद्री दैत्य को देखकर गंभीर हो गई। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये जीव असल में सीगुल जैसी प्रजाति का एक बेहद खतरनाक विकसित रूप था, जो इंसानों की तरह समझदार हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस जीव के पेट से उन्हें एक मोती मिला। ये कोई साधारण मोती नहीं था, बल्कि इसे जानबूझकर किसी ने उस जीव के अंदर डाला था, और ऐसा केवल इंसान ही कर सकते हैं। काले कमांडर को यह मामला बड़ा ही पेचीदा लगा, इसलिए उसने उस जीव का स्कैन कराने का आदेश दिया। इसके बाद सभी कमांडर बाहर चले जाते हैं, लेकिन बकली नाम का आदमी चुपचाप उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा होता है कि जो भी है ये किसी खोई हुई सभ्यता से जुड़ा होगा। बाद में बकली और उसकी टीम समुद्र किनारे एक खास मशीन लेकर आए, डीप सी ट्रांसलेटर, एक ऐसी मशीन जो समुद्री जीवों की आवाजों को डिकोड कर सकती है। कमांडर चाहता था कि वे उन जीवों से संपर्क स्थापित करें ताकि आने वाले खतरे को टाला जा सके। रात होने पर सी डेमन के शव की पहरेदारी कर रहे सैनिक आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उनके पैरों के नीचे की जमीन तेजी से नरम होकर दलदल में बदलने लगी। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही अचानक महिला सिपाही का आधा शरीर दलदल में धंस गया। उसके साथी ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी एक काला हाथ दलदल से निकला और उसे अपने साथ खींच ले गया। फिर पानी का फवारा उठा और उस काले साए ने सी डेमन का शव उठा लिया, और फिर अचानक सब शांत हो गया। इसी बीच मिलिट्री बेस का अलार्म बज उठता है और सोए हुए सोल्जर उठ खड़े होते हैं। फिर वो भागकर सी डेमन के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक पानी का दानव सी डेमन की लाश लेकर जा चुका था, और जहां दलदल था वो जमीन अब वापस पत्थर की तरह सख्त फर्श में बदल चुकी थी। उसी दौरान बकली को अपने पैरों के तले कुछ अजीब महसूस होता है। वह नीचे झुककर देखता है तो उसे जमीन के अंदर से एक कुर्सी मिलती है, मानो किसी ने उस कुर्सी को जमीन में गाड़ दिया हो। अब ब्लैक कमांडर वॉकी टॉकी की मदद से अपने गुम हुए 2 सोल्जर्स को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे जमीन के नीचे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वॉकी टॉकी जमीन के अंदर दबा है। इसके बाद वो उस मिट्टी को हटाते हैं और तभी उन्हें एक हाथ दिखाई देता है, जो एक सोल्जर का था। यह देखकर बर्कली का दिमाग सुन्न हो जाता है। पहली बार उसने किसी की लाश को इतनी नजदीक से देखा था। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इस घटना से ब्लैक कमांडर खुद भी परेशान था, क्योंकि वे सब यूनाइटेड नेशंस की इंटेलिजेंस टीम से थे, जिन्हें रहस्यमयी घटनाओं से निपटने के लिए ही ट्रेंड किया गया था। मगर बर्कली, उसे तो खुद नहीं पता था वह यहाँ कैसे आ गया। दरअसल वो सिर्फ एक सिविल सर्वेंट था और असली अफसर तो छुट्टी पर था, और इसलिए उसकी जगह उसे जबरदस्ती उठा लिया गया। इस वजह से अब वो पछता रहा था, क्योंकि उसने कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी थी और वह ऐसे खतरनाक मिशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तब कमांडर उसे समझाता है कि इतिहास में बड़े बड़े काम हमेशा अचानक ही होते हैं और उन्हें तुम्हारे जैसे आम लोगों के द्वारा ही पूरा किया जाता रहा है, इसलिए तुम यहीं रहो। पर बकली घर जाना चाहता था, लेकिन डर से वहीं बैठा रहा। उसे उदास बैठा देख महिला कैप्टन बोली, पानी में रहने वाले दानव कोई जानवर नहीं है, बल्कि इंसानों के आने से बहुत सालों पहले यह धरती पर राज किया करते थे। वे शायद तय हजारों सालों से समुद्र के नीचे थे, और पता नहीं क्यों अचानक उनका प्रकट होना बढ़ गया था। असल में एजेंट्स को एक्वेरियस के बारे में पहले से पता था, वे बस इसे गुप्त रखे हुए थे, और अगर यह प्रजाति कभी विलुप्त नहीं होती तो शायद इंसान पृथ्वी के मालिक ही नहीं होते। तभी अचानक किसी सैनिक की चीख सुनाई दी। एक और जल दानव सामने आ चुका था। यह सुनकर सभी सिपाही सतर्क हो गए। फिर बर्कली भी अपने काम पर लौट आया। उसने अपना छोटा रिकॉर्डर निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। दोनों तरफ तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच ब्लैक कमांडर आगे बढ़ा और बोला
कि अपने अपने हथियार नीचे रखो। फिर उसने टेक्निकल टीम को कहा कि ट्रांसलेटर चालू करो। कमांडर ने एक्वेरियस से शांति का इशारा करते हुए कहा कि वे लड़ना नहीं चाहते बल्कि बातचीत करना चाहते हैं। इसके बाद दोनों तरफ से बातचीत शुरू होती है। जल दानव के गले से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं और मशीनें उसकी आवाज को ट्रांसलेट कर रही होती हैं। वह असल में इंसानों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था क्योंकि इंसानों ने उसके लोगों को मार डाला। कमांडर ने भी तुरंत जवाब दिया कि एक्वेरियस ने भी उसके 2 सोल्जर्स को मारा है, तो हिसाब बराबर हुआ। इसीलिए अब हमें लड़ाई छोड़कर बातचीत करना चाहिए। कमांडर की बातें सुनकर जल दानव और अधिक गुस्से में आ गया और तभी पूरी मिलिट्री के लोगों के फोन में वार्निंग अलार्म बजने लगा। तब उन्हें पता चला कि एक्वेरियस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने लगे हैं, मानो किसी राजा की वापसी हुई हो। उनकी उपस्थिति ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। वो क्या चाहते हैं इस बात को समझने के लिए ब्रिटेन ने सबसे पहले कदम उठाया और कुछ ही दिनों में एम्पायर बिल्डिंग के अंदर एक खास तरह की पानी से भरी टनल बना दी गई ताकि उनके साथ औपचारिक बातचीत कर सकें। और इस बातचीत के लिए संयुक्त इंटेलिजेंस फोर्स के कमांडर केट को इंसानों की तरफ से मुख्य प्रतिनिधि से रूप में चुना गया। वह किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी धरती की तरफ से बोलने वाली थी। मीटिंग शुरू होने से पहले टेक्नीशियन ने पाइप को पानी से भर दिया। जब टैंक पानी से पूरा भर गया तभी एक्वेरियस की एंट्री होती हैं। सबसे पहले कुछ एक्वेरियस आते हैं जो कि किसी सिपाही की तरह लग रहे होते हैं। फिर 2 बहुत बड़े डीप सी एक्वेरियस आए और आखिर में वो एक्वेरियस आया जो उनका लीडर है। उसे देखकर सब दंग रह जाते हैं क्योंकि उसका शरीर काफी हद तक इंसानों जैसा ही था। उसके चेहरे के हाव भाव से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो एक्वेरियस बुद्धि में बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग है। लोगों ने यह भी नोटिस किया कि सभी जल दानव पानी के बाहर भी सांस ले सकते हैं। इसका मतलब वह जमीन पर भी रह सकते हैं। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है तो इंसानों की ओर से डॉक्टर जॉन नाथन ने बोलना शुरू किया कि तभी एक्वेरियस के लीडर ने बीच में ही बात काट दी। यह देखकर सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि एक्वेरियस का लीडर तो इंसानों की भाषा भी जानता है। वो इंसानों की सोच से कहीं आगे निकले। अब डॉक्टर नॉथन तुरंत अपना टॉपिक बदलते हैं और उनके सामने एक गिफ्ट पेश करते हैं। धरती के सबसे ऊंचे स्थान से लाया गया एक अनोखा पौधा जिसकी खुशबू सभी को आकर्षित कर लेती है। असल में डॉक्टर नॉथन उन्हें इंसानों की सभ्यता दिखाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच एक्वेरियस का लीडर भी अपना गिफ्ट पेश करता है। एक मृत अक्वारियत एक्वेरियस बच्चा जो इंसानों के फेंके हुए कचरे से मर चुके हैं। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, ये बच्चे भी जीना चाहते थे लेकिन इंसानों के तेल, जहर और गंदगी ने इन्हें मार दिया। इस पर डॉक्टर नाथन अपनी सफाई में कहता है कि वे अब समुद्री प्रदूषण को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन तभी एक्वेरियस लीडर भड़क गया और बोला कि मुझे इससे बात नहीं करनी। और फिर उसने पीछे बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहे बकली की ओर इशारा किया। यह देखकर पीछे बैठे सब लोग उसकी तरफ मुड़े और देखने लगे कि आखिर एक मामूली रिकॉर्ड कीपर को क्यों चुना जा रहा है। तभी बड़ी सी स्क्रीन पर का बर्कली का वीडियो दिखा जिसमें वह एक एक्वेरियस की लाश के सामने झुककर उसे सम्मान दे रहा था। एक्वेरियस बोला, जो मरे हुए का सम्मान करता है वही इंसानों की तरफ से हमसे बात करने के लायक है। मगर बर्कली खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि दुनिया की किस्मत अब उसके हाथ में है। वही मीटिंग की जनरल कमांडर केट इस बात से परेशान थी कि अगर बकली ने एक भी बात गलत बोल दी तो इंसानों और एक्वेरियस के बीच सीधी सीधी जंग शुरू हो सकती है। लेकिन एक्वेरियस भी जिद पर अड़े थे कि हम सिर्फ बकली की राय सुनना चाहते हैं। अब बेचारा बकली खड़ा तो हो गया लेकिन उसने ढंग का सूट तक नहीं पहना था। एक्वेरियस लीडर फिर बोला, तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम में इंसानियत है। इस पर बकली कहता है कि मैं पूरी मानव जाति का लीडर नहीं हूँ, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। लेकिन एक्वेरियस लीडर चाहता था कि सभी को पता चले कि आम इंसान भी बोलने का हक रखते हैं। लेकिन असल में दिक्कत ये थी कि नेगोशिएटर तो केट है और बकली भी अपने मन से कुछ भी बोल नहीं सकता था। जो स्क्रीन पर लिखा आएगा उसे वही पढ़ना था। लेकिन केट इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए अगले दिन की बातचीत के लिए केट ने बस 50 रिपोर्टर्स को अंदर आने की इजाजत दी, लेकिन लाइव टेलीकास्ट को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा और बकली को बार बार समझाया गया कि उसे केवल स्क्रीन पर लिखी हुई बातों को ही दोहराना है, इसके अलावा कोई ड्रामा नहीं चाहिए। फिर जैसे ही पाइप में दोबारा पानी भरा गया सभी एक्वेरियस समय पर पहुंच गए। इस बार बकली पहले से अधिक शांत था और जैसा केट चाहती थी उसी के हिसाब से बात चल रही थी कि तभी एक्वेरियस लीडर ने बीच में टोक दिया और कहा कि उसे एक गिलास पानी चाहिए जो खास तौर पर नदी से लाया गया हो। अब इस छोटे से रिक्वेस्ट को भला कोई कैसे मना करता। इसलिए कुछ सिपाही तुरंत दौड़कर नदी से एक गिलास पानी भरकर ले आते हैं और बकली के हाथ में थमा देते हैं, मगर वो पानी और बहुत गंदा था। इसके बाद जलदानव अपनी अगली मांग रखते हैं तिरी है कि बकली को यह पानी पीना होगा। लेकिन गिलास के अंदर उस पीले भंवर को देखते ही बकली का चेहरा बिल्कुल सूख गया। तभी उसकी स्क्रीन पर नया निर्देश आया
कि जल दानव को कहो कि पानी को पीने से पहले साफ किया जाना चाहिए और फिर प्रदूषण के मुद्दे पर बात शुरू करो। लेकिन एक्वेरियस लीडर फिर से उसे रोकते हुए कहता है कि हमें नेताओं की घिसी पिटी बातें मत सुनाओ। यह सुनकर बकली कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपने हेडफोन उतार दिए और अपने दिल से बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हम इंसान बहुत मूर्ख और लालची हैं। हमने अपने छोटे छोटे फायदे के लिए पृथ्वी को बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ दिया है और आज भी कितने कारखाने बिना सोचे समझे नदियों और समुद्रों में जहरीला कचरा छोड़ रहे हैं। उसकी सच्ची बातें सुनकर एक्वेरियस का लीडर खुश हो गया। उसने कहा, तुम मेरे सबसे पसंदीदा इंसान हो। यह सुनकर बकली को लगा कि उसने कमाल कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने लोगों की तरफ देखा, पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो चुका था और बातचीत तुरंत रोकनी पड़ी। बकली की बेबाक बातों ने इंसानों को एक बेहद खराब स्थिति में डाल दिया था। इसके बाद स्पेशल फोर्सेस एक दूसरे शहर में शिफ्ट होकर एक्वेरियस की शारीरिक संरचना पर रिसर्च करना शुरू कर देती हैं। यहां तक कि उन्होंने मरे हुए जल दानव के अंडों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि पहले ही सब जान चुके थे कि एक्वेरियस पल भर में अपनी पूरी प्रजाति से संपर्क सकते थे। केट को शक था कि एक्वेरियस के शरीर में लगे मोती बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यह तो साफ था कि इस जाति के शरीर में ऐसे कई रहस्य छुपे थे जिन पर अभी रिसर्च होना बाकी था। लेकिन इन सब के बावजूद इंसानों और एक्वेरियस के बीच बातचीत जारी रही। बकली ने एक्वेरियस से वादा किया कि वे 2065 तक प्रदूषण में 50% की कमी कर देंगे और उसके बाद काम और तेज गति से होगा। लेकिन एक्वेरियस का लीडर इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, क्योंकि खराब वातावरण की वजह से रोज उसके साथी मर रहे हैं और इसलिए वे 40 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। इस पर बकली ने तुरंत समझाने की कोशिश की और कहा कि पर्यावरण को पूरी तरह सुधारने में बहुत ज्यादा संसाधन और मेहनत लगती है और इस वजह से यह काम एक दिन में नहीं हो सकता। लेकिन एक्वेरियस के लीडर को इंसानों की नीयत पर शक था। उसे लग रहा था कि इंसान सच में बदलाव नहीं चाहते। बकली कुछ और कहने ही वाला था कि तभी अचानक एक्वेरियस ऊपर देखने लगा और पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। लोगों को लगा कि शायद भीषण तूफान आने वाला है, लेकिन बारिश नहीं हुई, बल्कि आसमान से प्लास्टिक की थैलियां, पानी की बोतलें, डिब्बे और फटे जालों जैसी समुद्री कचरे की बारिश। इस भयानक मंजर को देखकर पूरा शहर घबराहट में पागल सा हो गया और एम्पायर टावर में चल रही बातचीत भी तुरंत रोकनी पड़ी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि समुद्र में फेंका गया कचरा अचानक शहर के ऊपर कैसे बरसने लगा। महज आधे घंटे से भी कम समय में साफ सुथरी सड़कें कचरे से भर गईं। चारों तरफ मानो कचरे का साम्राज्य बन चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक सदी से ज्यादा समय से समुद्र में डूबा टाइटैनिक का मलबा अचानक न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। यही हाल दुनिया के कई बड़े शहरों का था और सभी देशों के लीडर बयान देने लगे और मानव इतिहास के सबसे बड़े संकट से निपटने के लिए एकजुट होने लगे। कुछ समय बाद सबके प्रयासों से इंसानों और एक्वेरियस के बीच बातचीत फिर से शुरू हुई। बकली ने एक्वेरियस प्रजाति से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा, जल्दबाजी में उठाया गया कदम कि गुस्से में लिया गया कोई भी कदम दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी होगा। लेकिन एक्वेरियस का साफ कहना था कि उसके लिए यह हमला नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ वही लौटाया जो इंसानों का था। बकली गुस्से को दबाए बैठा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका परिवार इस कूड़े की बारिश में मरते मरते बचे थे। और तभी टेलीप्राइटर पर केट का आदेश आया एक्वेरियस से युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कराने के लिए, क्योंकि इंसान किसी भी प्रजाति से युद्ध नहीं चाहता है। इस पर एक्वेरियस ने सिर हिलाया और कहा कि वे आगे से इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन पहले उनकी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, समुद्र और नदियों को गंदा करना तुरंत बंद किया जाए। दूसरी शर्त, इंसानों और एक्वेरियस के रहने की सीमाएं स्पष्ट रूप से तय की जाए। इंसानों को लगा था कि समुद्र बहुत विशाल है, इसमें क्या मुश्किल है, एक्वेरियस कुछ इलाके ले ही सकते हैं। लेकिन तभी एक्वेरियस के लीडर ने ऐसा कहा कि सब सन्न रह गए। पूरा समुद्र और सारी नदियां हमारी होगी, कहीं कोई इंसानी जहाज नहीं चलेगा, समुद्र के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ेंगे। बस फिर क्या था, सभी देशों के लीडर भड़क उठे, खास तौर पर वो देश जो बंदरगाहों पर निर्भर थे। उन्हें लगा जैसे मौत की सजा सुना दी गई हो। तभी एक्वेरियस जोर से चिल्लाया और पूरा हॉल शांत हो गया। बकली घबरा गया और तुरंत माफी मांगने लगा। फिर उसने एक्वेरियस को समझाया कि लोग बस थोड़ा भावुक हो गए थे। तभी एक्वेरियस बोला, मैंने अभी सिर्फ 2 शर्तें ही बताई हैं और अब तीसरी शर्त सुनो। उसे ये ऊंची ऊंची स्टील की इमारतें बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए अगली बार की मीटिंग की जगह तुम तय करो। स्क्रीन पर जैसे ही लोकेशन आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो जगह थी धरती का सबसे गहरा समुद्री बंदरगाह, जहां तक इंसानों की सबसे एडवांस सबमरीन भी
आधी गहराई तक ही पहुंच पाती है। एक्वेरियस ने जब बकली से पूछा कि क्या तुम्हारे लोग तैयार हैं, इस पर बकली सबको हैरान करते हुए अपनी हामी भर देता है और इसी के साथ इस सीरीज का दूसरा एपिसोड समाप्त हो जाता है।